बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउंड वेव के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन के बारे में। एक, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो, बीट्स इन केस ऑफ साउंड वेव। ये बीट्स का नाम आपने सुना होगा, जिसे आप बोलते हो कि इस म्यूजिक का बीट अच्छा है ना। तो ये जो बीट वर्ड है, इस बीट वर्ड का मीनिंग क्या है और ये बीट क्या है, ये यहाँ आपको मैं अभी समझाऊंगा। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में, कंपटीशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किसके ऊपर? बीट्स के ऊपर। ठीक है। इसके अलावे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेनन पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। तो यहां साउंड वेव के केस में बीट और डॉपलर्स इफेक्ट को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फिर इसके ऊपर मैं एक डीपीपी कराऊंगा। ओके, चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहां पे बीट्स की। ठीक है। अब देखो, साउंड वेव या कोई भी वेव इंटरफेयर तो करता है। इंटरफेरेंस तो हम लोग समझते हैं। इंटरफेरेंस जो है वहां पे क्या होता है, दो वेव एक ही जगह एक ही टाइम पे पहुंच के मिक्स होते हैं। ठीक है। और इंटरफेरेंस कई टाइप के होते हैं। जैसे ऑर्गन पाइप में आपने देखा था, वो स्टैंडिंग वेव था, वहां स्टैंडिंग वेव बन रहा था। और स्टैंडिंग वेव भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस है, जहां पे सेम एम्पलीट्यूड वाले दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना। ये जो बीट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव के केस में ही देखा गया है। इसको हम लोग सिर्फ साउंड वेव के केस में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस है। अब सवाल ये है कि ये कैसा इंटरफेरेंस है। तो बच्चों, यहां पे हम लोग दो वेव लेते हैं। ठीक है। थोड़ा ये अलग है, यूनिक है। अब ऐसे इसका तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, वही अगर याद कर लोगे तो उससे एग्जाम के क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा ताकि आप ढंग से बेसिकली समझ पाओ कि आखिर बीट है क्या। तो बच्चों, बीट जो है ये दो वेव का इंटरफेरेंस है, उन दो वेव का जिनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। मतलब अभी तक जो हमने इंटरफेरेंस करवाया था उसमें हम लोग यही देख रहे थे, एम्पलीट्यूड अलग है ना। कभी देखे कि डायरेक्शन अलग है। यहां पे डायरेक्शन भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी को हमने किसी भी इंटरफेरेंस में इससे पहले अलग नहीं किया था, लेकिन यहां पे हम लोग दो वेव को जो इंटरफेयर करवाने वाले हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। और तब देखते हैं कि क्या प्रोड्यूस होता है। तो दरअसल वहां से आपको यह मिलेगा बीट। अब कैसे मिलेगा वो समझो। ठीक है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि रियल लाइफ में बीट्स कैसे हम लोग समझते हैं। तो देखो, बीट्स में क्या होता है, जब भी कहीं पे आपको एक साउंड आती है, बीट का मतलब क्या होता है कि फ्लक्चुएशन। एक होता है कि एक कॉन्टिन्यूअस इंटेंसिटी में बिना वेरिएशन के आपके पास आवाज आ रही है, कांस्टेंट लाउडनेस की। तो मजा उसमें नहीं है। मजा हम लोग को म्यूजिकल कोई भी चीज अच्छा कब लगता है, जब उसकी इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती है, मैक्सिमा मिनिमा। टाइम के साथ इंटेंसिटी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, फिर घट जाती है। एक साथ लगातार बढ़ी हुई सुनाई पड़े या घटी हुई सुनाई पड़े तो उसको बीट नहीं बोलेंगे। बीट्स का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे जहां इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां टाइम के हिसाब से इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए। तो ये जो ज्यादा कम का जो आपका जो फिनोमेनन है, यही कहलाता है बीट। क्लियर है? तो बीट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना कि बीट एक प्रकार का इंटरफेरेंस है, जहां पे दो वेव को इंटरफेयर करवाते हैं और उन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग होगी, लेकिन उनके बीच, फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा, थोड़ा सा गैप लेते हैं। ठीक है। तो मैं पहली सारी चीज इक्वेशन में लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। ओके। तो बच्चों, यहां पे देखो हमने लिखा है कि इट इज टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ये एक प्रकार का इंटरफेरेंस है इन विच टू साउंड वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर मिक्स्ड टुगेदर। मतलब दो साउंड वेव को मिक्स करना है जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो, डिफरेंट। उन दोनों को अपने को क्या करना है, मिक्स करना है। अब जैसे देखो, मैंने एक इक्वेशन लिया, मान लो ये चेंज इन प्रेशर है। इक्वेशन 1 फर्स्ट वेव के लिए एम्पलीट्यूड P0 है, साइन
अब देखो यहां फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा बाई 2 पाई, है ना। तो यहां हमने ओमेगा 1 लिख दिया, यहां फ्रीक्वेंसी 1 लिख दिया। दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी f2 है तो हो गया, तो ओमेगा चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब ओमेगा चेंज, क्योंकि ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। तो हमने देखो यहां लिखा ओमेगा 1 और यहां क्या लिखा ओमेगा 2, ये डिफरेंट कर दिया। बाकी ये kx और kx बाकी सब कुछ सेम है, दोनों मान लो पॉजिटिव x के लॉन्ग ही जा रहे हैं। ये नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव x के लॉन्ग जा रहे हैं। तो हर मामले में ये दोनों वेव आइडेंटिकल हैं सिवाय फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। अच्छा, अब यहां पे मेरे को एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो k देख रहे हो इसको लिखना मत, ये सब तो आपको पहले बताया जा चुका है, चाहो तो आप लिख भी लो। k इक्वल्स टू बच्चों होता है ओमेगा बाई वी, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और v हो गई वेव की वेलोसिटी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, k के जगह ओमेगा 1 बाई वी लिख सकते हैं। अब इसमें भी ओमेगा 1, इसमें भी ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा t माइनस एक्स बाई वी, ताकि मैं चाहता हूं ये पूरा टर्म आइडेंटिकल हो जाए दोनों का। ठीक इसी तरीके से इसके केस में हम लोग जो k लिखेंगे, है ना, तो यहां भी आपका लिखेंगे ओमेगा 2 बाई वी, है ना। इसका भी k अलग होगा, k क्योंकि k भी तो ओमेगा पे डिपेंड करता ही है, तो k डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे होगा ओमेगा 2 बाई वी, और वेव की वेलोसिटी तो सेम होगी क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करती है। तो यहां पे ओमेगा 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें हो गया t माइनस एक्स बाई वी। ये k डिफरेंट होगा। k डिफरेंट क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि k इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई वी, तो v दोनों के लिए भले ही सेम है, ओमेगा डिफरेंट है तो k डिफरेंट होगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में बच्चों, ऊपर वाले में ओमेगा 1 कॉमन लिया, नीचे वाले में ओमेगा 2, तो अब आपका ये एक इक्वेशन है। ये इसी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको अगर रिजल्टेंट यानी सुपर इंपोज करवाना है, तो सुपर इंपोज करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को ऐड करना है, मतलब कि मीडियम के एक पार्टिकल को इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा मोशन को, जो कि हम लोग SHM के कॉम्बिनेशन से ही देखते आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, डेल्टा P इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो अब इन दोनों इक्वेशन में देखो P0 तो आप कॉमन निकाल लोगे। अब ये जो पूरा एंगल है, इस एंगल को बोल दो C और इस एंगल को बोल दो D, है ना। जैसे मान लो अब मैं यहां पे, पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो ताकि मैं इसको ऊपर नीचे करूं। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करके। कर लिया आपने? चलो अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है साइन C प्लस साइन D, है ना। और दोनों के आगे देखो, यहां पे देखो ध्यान दो, P0 को कॉमन निकाल लिया। अब C किसका रोल प्ले कर रहा है, इस पूरे का। D किसका रोल प्ले कर रहा है, इस, तो साइन C प्लस D का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन C प्लस D का फॉर्मूला होता है आपका 2, तो देखो वो 2 यहां पे आ गया, 2 cos, ठीक है, C माइनस D। आप फॉर्मूला लिख दोगे, तो फॉर्मूला लिख दोगे तो cos, तो यहां पे ये आपका सॉल्व होके आएगा। मैंने एक स्टेप यहां पे कम कर दिया है। आपको जरूरी भी नहीं है कि इसका कोई आपको डेरिवेशन कुछ करना भी नहीं है। साइन C प्लस D लगाना है, C के जगह आपको ये पूरा एंगल लिखना है और D के जगह ये पूरा एंगल लिखना है। सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। तो अब जरा हम लोग वापस इस इक्वेशन की तरफ देखें, तो इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे, अगर वापस चलते हैं इस इक्वेशन को देखते हैं। अब जरा गौर से देखो क्या इक्वेशन निकल के आया, कुछ अजीब ही निकल के आया। आगे रह गया 2P0, उसके बाद देखो ये है cos, और यहां क्या लिखा हुआ है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2, है ना। अब ब्रैकेट में t माइनस एक्स बाई वी, और यहां पे है साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, अब ब्रैकेट में t माइनस एक्स बाई वी। तो अब ये कैसा इक्वेशन आया, तो आपको याद होगा, ये तो आप लिख चुके हैं, इसको मैं ऊपर कर दूं। आपको याद होगा बच्चों, स्टैंडिंग वेव के केस में जो इक्वेशन आता था 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी, या कभी कभी आता था 2a कॉस kx इंटू साइन ओमेगा टी। तो एक में x होता था, दूसरे में t होता था, है ना, और आगे वाले को हम लोग एम्पलीट्यूड बोल देते थे।
यहां पे क्या दिक्कत है, यहां पे आप देख सकते हो कि कॉस और साइन दोनों है, ठीक, और इसमें भी टी और एक्स है, यानी ट्रैवलिंग वेव की तरह ही इसका भी इक्वेशन है और इसका भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है। मतलब कि एक ही रिजल्टेंट वेव में आपका ये दो दो जो है टाइम और एक्स पे डिपेंड करने वाले वेरिएबल है। यहां से आपको काफी तकलीफ होने वाली है। तो अभी तुम थोड़ा सा ध्यान देना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा कठिन है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो आप देखो एक चीज, मैंने थोड़ा सा चीजों को आसान करने के लिए क्या किया है कि यहां पे जो इन दोनों का डिफरेंस है ω1 माइनस ω2 है ना, इन दोनों के डिफरेंस को हमने डेल्टा ओमेगा ले लिया है। अब डेल्टा ओमेगा मैंने क्यों कर दिया, यहां पे मॉड क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए मॉड ले लो। तो अब सीधी सी बात है, जो मेरा इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सो देखो, डेल्टा पी, फिर यहां लिखोगे 2p0, फिर लिखो कॉस, और ये इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा बाई 2 और ब्रैकेट में t माइनस एक्स बाई वी इंटू, और ω1 प्लस ω2 बाई 2 को, यानी दोनों के ओमेगा को ऐड करके डिवाइड 2 करने से एक एवरेज आएगा, तो उसको हमने ω0 कर लिया है। तो ये हो गया साइन ω0 और ब्रैकेट में t माइनस एक्स बाई वी। क्लियर है? अब एक बात गौर करना बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात कि अगर इन दोनों में ω0 और डेल्टा ओमेगा में कोई कंपेयर करने को बोले, तो तुम बोल सकते हो कि डेल्टा ओमेगा से बहुत बड़ा होगा ω0। कैसे? तो देखो, आखिर ये जो ओमेगा है, ω1 और ω2, वो तो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। दोनों के अगर ω1 में से ω2 घटाने का मतलब है दोनों के फ्रीक्वेंसी को सबट्रैक्ट करना। और मैंने बोला कि यहां पे जिन दो वेव को आप इंटरफेयर करवा रहे हो, उन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ये डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। तो मान लो कि ω1 की वैल्यू है 405 और इसकी है 400, तो 405 में से 400 सबट्रैक्ट करोगे तो 5 होगा, और जबकि इनका जो एडिशन बाई 2 होगा वो 400 प्लस 405/2 करेंगे, तो ये आपका करीब करीब निकल के आ जाएगा 402। तो देखो कहाँ ये 5 और ये 402, इसका मतलब है ω0 बहुत बड़ा है किससे, डेल्टा ओमेगा से। ये तो पक्की बात है। अब आ जाओ, ये सब इनको ऊपर कर देते हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है। और इसको मैंने क्या कहा, अब ये अपना इक्वेशन है, अब इसी इक्वेशन को मेरे को आपको समझा देना, बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बात बताओ कि ये जो डेल्टा ओमेगा है ये वेरी स्मॉल है। अगर ये बहुत स्मॉल है, ध्यान से सुनना, अगर ये बहुत छोटा है तो टाइम के साथ ये पूरा एंगल जो है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होगा ये भी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। क्योंकि देखो यहां डेल्टा ओमेगा को t से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इस केस में ω0 को t से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो टाइम तो दोनों में सेम है, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो इसका एंगल बहुत जल्दी से बड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी से छोटा भी होगा। क्योंकि आप जानते ही हो साइन तो पूरा एक सर्कल में चलता है ना, प्लस माइनस। कहने का मतलब 0 से 360 के बीच में साइन की वैल्यू जो है 0 से +1, +1 से 0, 0 से फिर 0 से -1, तो ये बहुत तेजी से ये वैल्यू जो है बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगी। क्यों बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगी? क्योंकि ये एंगल बहुत तेजी से चेंज होगा। एंगल ये तेजी से चेंज क्यों होगा? क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है ω0 वो बहुत बड़ा है। चेंज ये टर्म भी करेगा, लेकिन ये टर्म बहुत स्लो चेंज करेगा। क्यों स्लो चेंज करेगा? क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, बहुत छोटा। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये आगे वाला जो टर्म है ये ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट। हालांकि कांस्टेंट नहीं है, मान सकते हैं कि ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो आपको जो वेव का मतलब क्या होता है कि तेजी से फ्लक्चुएट करना,
तो वेव की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने वाला कौन सा इसमें इक्वेशन होगा, बैक वाला या फ्रंट वाला? तो ऑटोमेटिकली बैक वाला जो तेजी से बदले। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन डिसाइड करेगा, पीछे वाला जो होगा ये वेव का एक्चुअल इक्वेशन है, और आगे के इस पूरे को हम लोग बोल देंगे एम्पलीट्यूड। क्या बोल देंगे बच्चों? एम्पलीट्यूड। अब ये जो है हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो निकल के आया, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना निकल के आया? 2p0 cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 माइनस टी माइनस एक्स बाई वी। अब देखो एम्पलीट्यूड के बारे में तुम कहोगे सर एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होता है। बिल्कुल कांस्टेंट होता है अगर वो एसएचएम प्योर कर रहा हो तो, लेकिन आपने देखा था ना स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड कर रहा था, अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एसएचएम ये एम्पलीट्यूड था। यहां पे क्या है कि ये एम्पलीट्यूड एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। ये थोड़ा अजीब है ना? तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये खुद वेरिएबल है, एम्पलीट्यूड लगातार कांस्टेंट नहीं है। अब पीछे वाला फैक्टर तो सिर्फ साइन का एक एंगल है, इसमें तो कुछ है नहीं, ये साइन है और ये पूरा एंगल है, तो साइन की वैल्यू तो +0 से +1 से 0, ठीक है ना? तो ये तो अपने हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। तो बच्चों और एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। तो अब एक काम करते हैं, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड हुआ। तो बीट्स में सबसे पहले बीट्स में आपको क्या खास पता चला? तो बीट्स में आपको ये पता चला कि बीट्स में एम्पलीट्यूड जो होता है दिस इज वेरिएबल, ये वेरी करता है, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम किसी एक पॉइंट पे भी अगर बैठ जाओगे, जैसे एक पॉइंट पे बैठ गए तो एक्स को आपने फिक्स कर दिया, तो भी एम्पलीट्यूड बदलता रहेगा, किसके साथ? टाइम के साथ। एम्पलीट्यूड भी बदलेगा और ओवरऑल प्रेशर तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि ये भी बदल रहा है और ये भी बदल रहा है और ये तेज बदल रहा है, ठीक है? तो अब देखो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कॉस पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉस की जब जब वैल्यू +1 या -1 होगी, कहने का मतलब कॉस डेल्टा W t माइनस एक्स बाई वी, ठीक है? जब जब ये आपका +1 या -1 हो, ठीक है, तो आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो सीधा होगा 2p0 मैक्स। मॉड में डाल देते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, है ना? तो जब जब ये +1 ये माइनस होगा तो ये 2p0 होगा, और इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया 2p0। मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम जब कॉस 0 होगा तो आपका एम्पलीट्यूड भी 0 होगा। तो एम्पलीट्यूड की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0। तो बीट के केस में जो एम्पलीट्यूड है वो वैरी करता रहता है, कहां से कहां? 0 से 2p0, है ना? और मॉड में इसलिए डाल दिया क्योंकि ऊपर एम्पलीट्यूड हो या नीचे हो, वो आपका एम्पलीट्यूड को तो आपका मैग्नीट्यूड ही लोगे, ठीक है? और रही बात इस सेकेंड टर्म की, अब देखते जाओ, ये सेकेंड टर्म है, इसमें सेकेंड टर्म में तो सिंपल सी बात है कि ये अपना +1 से -1 फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? पहले इसको आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू इसको और अच्छे से समझाता हूं। अब यहां पे देखो बच्चों, एक ग्राफ के थ्रू मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है? थोड़ा समझने का प्रयास करना, अगर बहुत समझ में ना भी आए तो इसके रिजल्ट को याद रखना, फिर मैं एक एनिमेशन के थ्रू भी इसको समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा टफ है ये। जैसे देखो अभी हमारे इक्वेशन के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा में ये था हमारा एम्पलीट्यूड, ओके? तो एम्पलीट्यूड भी कॉस का फंक्शन है और ये भी टाइम के हिसाब से बदल रहा है, तो टाइम के हिसाब से कॉस भी +1 से -1 होगा, यानी एम्पलीट्यूड 2p0 से -2p0। तो देखो +2p0 से नीचे में -2p0 के बीच में ये भी आपका चेंज होगा। ये कौन? पहला टर्म ऐसे चेंज होगा। और इसकी हमने पूरा साइकिल को कंप्लीट करने में यहाँ पे इस एक्सिस पे टाइम है, टाइम ज्यादा क्यों लिया? क्योंकि इसके चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, क्योंकि वो दोनों डेल्टा ओमेगा का मतलब हो गया दोनों का डिफरेंस। और दिस मल्टीप्लाइड बाई ये वाला टर्म था हमारा, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया था, तो ये टर्म तो सिंपल साइन है। तो साइन की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं +1 से -1 साइन की वैल्यू चेंज होती है ना?
तो +1 से -1 देखो इसको फास्ट चेंज कर रहे हैं। क्यों जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ये इसका जो चेंज होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है, जो दोनों के सम के अपॉन 2 के बराबर है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा है। और आपको क्या दिखेगा? हमारे लिए तो जो नेट दिखेगा यानी डेल्टा पी दिखेगा, वो तो टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 के मल्टीप्लीकेशन का दिखेगा, यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, यानी इन दोनों का रिजल्ट दिखेगा। क्योंकि इन दोनों अपने को तो डेल्टा पी यानी प्रेशर का जो चेंज है वही हम लोग सुन सकेंगे। तो वो जो इन दोनों ग्राफ को अगर हम मिक्स करते हैं बच्चों, तो इन दोनों ग्राफ को मिक्स करते हैं तो अपना ग्राफ ऐसा बनता है। जैसे देखो ये वाला शेप है ये, ठीक है, और ये शेप को बीच में डाल दिया। कहोगे फिर ये नीचे से क्यों डाला? वो मैंने पूरा साइकिल ले लिया। जैसे अभी ये है तो फिर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे देखो, हमें जब जिसके तरफ से भी जब इसके तरफ से +1 गया और इसकी भी इंटेंसिटी जिस समय मैक्सिमम होगी उस समय अपने को मैक्सिमा सुनाई पड़ेगा 2p0। जब इसने भी 1 दिया और इसके तरफ से देखो तो 2p0। अगर मान लो इस पूरे का वैल्यू यहाँ cos 1 हो जाए और साइन भी 1 हो जाए, तो 1 × 1 × 2p0, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2p0। डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू 2p0 कब होगी? जब इसने भी 1 दे देना है, कॉस ने भी और साइन ने भी। तो इसने भी 1 दिया मतलब कि मैक्सिमम पे है, और ये भी अगर मैक्सिमम पे है। लेकिन अब ये सोचो कि जब ये 0 पे होगा, अगर ये पहला टर्म ही 0 हो जाए तो पीछे से ये कितना भी रहेगा उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। तो वहां पे इंटेंसिटी ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो वहां पे अपने को क्या सुनाई पड़ेगा? मिनिमा। तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर का चेंज यहाँ पे हुआ, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा जो है यही बीट्स हुआ। क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम है तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो और ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ेगा। मिनिमा के समय कम सुनाई पड़ेगा। तो आपको साउंड में फ्लक्चुएशन सुनाई पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन अब ध्यान दो कि ये मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो गैप है ये अल्टीमेटली यही डिसाइड करता है, यानी कॉस वाला ही डिसाइड करता है। ज़्यादा सुनाई और कम सुनाई का जो टाइम इंटरवल है वो अल्टीमेटली इसी के ग्राफ के पैटर्न से डिसाइड हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली बीट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये कॉस के साथ जो डेल्टा ओमेगा है वहीं से निकल के आएगी। अभी मैं इसको और क्लियर करूँगा। तो बच्चों ये एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, यानी कि जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और जहाँ एम्पलीट्यूड 0 है, इन दोनों को मिला के एक बीट बोलते हैं। मतलब कस के आवाज़ आई, खूब तेज आवाज़ आई और फिर शांति हो गई, फिर तेज आवाज़ आई, फिर शांति। तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमम मिला के एक बीट होता है। तो इस ग्राफ को पहले बना लो, ठीक है, फिर मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ। अब बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ डायग्राम में, यहाँ एक रेड कलर और ब्लू कलर, ये दो वेव को दर्शाया गया है। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी स्लाइटली अलग है, आप देख रहे हो ना, अलग है। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। अब जब भी ये मैक्सिमा कब बनता है? जब ये दोनों सेम फेज में, और देखो ये फिर मिनिमा आया, ठीक है। तो अब देखो ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, फिर ये मिनिमा है, फिर ये मैक्सिमा है। तो ये जो मिनिमा मैक्सिमा का फ्लक्चुएशन देख रहे हो, इससे आपका बीट का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी जब जब ये दोनों वेव सेम फेज में आ जाते होंगे तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये देखो दो इंडिविजुअल वेव है और ये रिजल्टेंट वेव है, और रिजल्टेंट वेव में ये मिनिमा को दिखा रहा है और ये मैक्सिमा को दिखा रहा है, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब बात करते हैं बीट फ्रीक्वेंसी की। तो देखो इतना तो अपने को समझ में आ गया है, बीट का मतलब हुआ कि मैक्सिमा फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। क्यों हो रहा है? ये इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। और जो अपने अब हम लोग उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन रियल में जो एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व होना है वो आपको बीट फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। क्लियर? सबसे पहली बात कि एक बीट किसको बोले, वो मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको लिखवा दिया कि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिलके एक बीट फॉर्म करता है। क्लियर है? तो अब हम लोग को ये पता करना चाहिए कि एक सेकेंड में कितने बीट्स सुनाई पड़ेंगे। तो एक सेकेंड में कितने बीट्स सुनाई पड़ेंगे मतलब एक सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमा और मिनिमा आएगी।
मान लो 1 सेकंड में 4 बार मैक्सिमा और 4 बार मिनिमा आई तो 4 बीट ही काउंट होगा, क्योंकि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिलके 1 बीट। तो 1 सेकंड में अगर 4 बार तेज आवाज सुनाई पड़ गई तो हम बोलेंगे बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। अब आखिर ये बीट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझ गए? तो बच्चों सीधी सी बात है, बीट की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बीट की फ्रीक्वेंसी तो इसी बात पर निर्भर करेगी कि कितनी बार मैक्सिमा और कितनी बार मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा का जो मतलब है वो तो एम्पलीट्यूड से लेना देना है, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है बच्चों वो आपके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। यहाँ एम्पलीट्यूड का रोल कौन प्ले कर रहा है? तो यहाँ एम्पलीट्यूड का रोल जो प्ले कर रहा है, ए का रोल प्ले कर रहा है 2p0, याद करो, cos डेल्टा ओमेगा बाई 2 t माइनस एक्स बाई वी। ये पूरा ही आपका एम्पलीट्यूड बना रहा है। आ रही है बात समझ में? तो आप अगर इसका एम्पलीट्यूड का अगर हम लोग टाइम के हिसाब से अभी जो ग्राफ ड्रॉ किए थे उस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, है ना? वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था। क्लियर? जैसे कि आपका ये +2p0 से, क्योंकि ये इस पूरे का वैल्यू अगर +1 हुआ तो एम्पलीट्यूड +2p0 हुआ यानी मैक्सिमा, और अगर -2p0 भी होता है बच्चों तो भी मैक्सिमा ही हुआ। क्यों मैक्सिमा हुआ? क्योंकि आपका इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो इसको -2 को भी स्क्वायर करोगे तो ऊपर ही चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला पोजीशन जो होगा, ये चाहे ये दोनों मैक्सिमा को ही रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा। और ये जो है जहां ये 0 हो जाता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मिनिमा को। ये मिनिमा मतलब इंटेंसिटी वहां पे 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड 0। तो देखो, अब अगर एक बात सोचते हैं, अगर एम्पलीट्यूड की एक वेरिएशन की बात करें तो यहां से लेके यहां तक में एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है? क्योंकि +2p0 से -2p0, तो इतने देर में एक साइकिल कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर इसके मॉड की बात करें, अगर हम लोग इस पूरे को मॉड में ले ले, क्यों मॉड में ले ले? क्योंकि हम मॉड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली इंटेंसिटी तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्क्वायर करने पे तो कोई भी चीज पॉजिटिव ही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो अगर इसी ग्राफ का हम लोग मॉड वाला वर्जन ड्रॉ करें तो मॉड अगर ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी ही नहीं, बल्कि ये नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा। तो जो आपका यहां पे होगा ये कुछ ऐसे ऐसे। तो जितना देर में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसकी 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी ही किसकी होगी? इंटेंसिटी की। और बीट्स का मतलब आपको सुनाई क्या पड़ना है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल एम्पलीट्यूड के फ्रीक्वेंसी का डबल हुआ, क्योंकि जब तक इसका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहां देखो ये 2 साइकिल कंप्लीट हो गया। क्यों 2 साइकिल कंप्लीट हो गया? क्योंकि हम लोग मॉड ले लिए, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो बच्चों फ्रीक्वेंसी जो होता है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, तो ये हमने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड है तो इसके लिए ओमेगा का वैल्यू कितना है? डेल्टा ओमेगा बाई 2। यहां पे जो ओमेगा का रोल प्ले कर रहा है वो कौन है? डेल्टा ओमेगा बाई 2। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा ओमेगा बाई 2। ये ओमेगा हो गया ओमेगा बाई 2 पाई। ये फ्रीक्वेंसी किसके आई? एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की। लेकिन अपने को चाहिए एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड की। मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड क्यों? क्योंकि हमें तो सुनो कि अगर ये इधर रहे या ये मेरे लिए, तो ये दोनों ही मैक्सिमा है, आवाज तो दोनों ही जगह ज्यादा होगी। तो ऑटोमेटिकली ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, मतलब मॉड ले लेंगे तो जितना देर में यहां पे देखो तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर मॉड की बात करें तो ये 2 साइकिल देखो मिनिमा मैक्सिमा, है ना? तो ये रिपीट हो गया। तो मॉड की बात करेंगे तो 2 साइकिल हो गया, जबकि ओरिजिनली प्रेशर के हिसाब, एम्पलीट्यूड के हिसाब से एक ही। तो मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड जो होगा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 गुनी
ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा ओमेगा बाई 4 पाई। तो यहाँ से 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड। और जो मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी होगी वही इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी होगी, और इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी बीट की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आखिर बीट में सुनते क्या हो, उसी इंटेंसिटी का मैक्सिमा या मिनिमा। तो बीट की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी होगी, इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी होगी, एंड दैट इज डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई। क्लियर है? अब इसको लिखो, पहले लिख लिया आपने। चलो अब हम लोग यहां से देखते हैं, अब हम लोग यहां पे देखते हैं फाइनली बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, अब मैं सब सीक्वेंस में लिख देता हूं, इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी एंड दैट इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ मॉड ऑफ एम्पलीट्यूड। और फाइनली वो किसके इक्वल आया बच्चों? तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला अपना निकल के आया। अब इसको और आसान कर देते हैं। तो बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी को मान लो एफ बी हमने बोल दिया। तो यहां देखो डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा में आपका क्या था? ये था ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। याद को डेल्टा ओमेगा हमने किसको कहा था? अपॉन 2 पाई। अब देखो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाएगा, इसको दोनों को अलग कर लो, ओमेगा अपॉन 2 पाई माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई। अब क्लियर कट देखो, ओमेगा अपॉन 2 पाई को हम लोग लिख सकते हैं F1, ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई को लिख सकते हैं F2, क्योंकि ये वेव 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये वेव 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आज से बच्चों याद रखना, आपको एक ही चीज इसमें अगर याद रह गया ना तो आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। बाकी अगर भूल भी जाते हो तो इसे याद रखना चाहिए सब कुछ। बीट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों वेव के फ्रीक्वेंसी के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होती है। आ रही है बात समझ में? और इसमें बेहतर ये होगा कि आप यहां इसको मॉड में डाल दें, क्योंकि वी डोंट नो कि इन दोनों में बड़ा कौन है। जब भी फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बड़ा में से छोटा घटाना है आपको ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। तो ये बीट की फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे मान लो एक वेव की फ्रीक्वेंसी है 200 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है, मान लो ये वेव 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 200 और दूसरे की फ्रीक्वेंसी हो गई 194। तो कोई पूछेगा बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? तो कितना आसान है बच्चे, हर्ज में दिया हुआ है, हर्ज में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो गया 200 माइनस 194 6 बीट पर सेकेंड, यानी 6 हर्ज। तो 6 हर्ज का मतलब ये हुआ 6 बीट पर सेकेंड आपको सुनाई पड़ेगा। कोई पूछेगा कितना मैक्सिमा कितना मिनिमा? तो 6 बीट पर सेकेंड का मतलब 6 मैक्सिमा 6 मिनिमा, क्योंकि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिलके एक बीट होता है। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग बीट्स। तो बीट्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात कि बीट की फ्रीक्वेंसी, एक बात तो समझ में आ गई कि एफ बी इक्वल्स टू होगा F1 माइनस F2, है ना, दोनों सोर्स के फ्रीक्वेंसी के सब्ट्रैक्शन के बराबर। सवाल यह है कि आखिर एक चीज तुम बहुत सारे टेक्स्ट बुक में देखते होगे कि हम लोग कितना बीट सुन सकते हैं। अब जैसे देखो, कहने का मान लो फ्रीक्वेंसी है 310 और F2 की वैल्यू है 280। तो अगर कोई पूछेगा बीट फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, तो F1 माइनस F2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो ये 30 हर्ज आएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये बीट आप सुन नहीं सकते हो। बीट प्रोड्यूस जरूर होगा लेकिन ये बीट आप सुन नहीं सकते हो। कहोगे ऐसा क्यों?
तो सुनो, हमारी जो सुनने की क्षमता है यानी अपना जो ईयर है वो 1 सेकंड में किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा उसके 10 बार के फ्लक्चुएशन को नोट कर सकता है। बीट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। तो अगर मान लो कि किसी की फ्रीक्वेंसी किसी बीट की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो मतलब 1 सेकंड में 10 बार मैक्सिमा हुआ होगा और 10 बार मिनिमा। तो 10 बार मैक्सिमा को आप नोटिस कर सकते हो, उससे कम है तो भी नोटिस कर लोगे। लेकिन अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज हो गई बीट फ्रीक्वेंसी, तो 1 सेकेंड में 30 बार मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो सुनने में आपको एक मैक्सिमा मिनिमा के बजाय आप एक लगातार साउंड को सुनोगे। तो याद रखना बच्चों, हालांकि ये डेटा अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, कुछ बुक में 15 बीट लिखा रहता है, कुछ में कुछ आप स्टैंडर्ड है 10 बीट्स। 10 बीट्स रफली हम लोग 10 बीट तक सुन सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि क्या अगर अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन का ये लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर लिखा हुआ रहेगा कितना बीट प्रोड्यूस होगा और कितना बीट हर्ड होगा, हर्ड का मतलब सुनने योग्य, तो ये सुन नहीं सकते हैं। पैदा हुआ होगा बट सुनना ऑब्जर्वर को है, ये हम लोग सुने नहीं होंगे। क्लियर है? तो सीधी सी बात है कि जो बीट की जो हर्ड, जो आपका सुनने योग्य जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 10 या 10 से लेस देन हर्ट्ज, मतलब ये शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। तो इसका मतलब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में तो आपको दोनों के फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन 10 या 10 से कम वाला ही आएगा। अगर ज्यादा आया, अगर ये मान लो ये है, तो हम लोग का इफेक्टिव बीट जो हम लोग सुन पाएंगे, जो बीट हर्ड होगा वो हो जाएगा 0। बीट प्रोड्यूस्ड होगा 30 बट हर्ड क्या लिखना है? 0, क्योंकि अपनी एक क्षमता है। क्षमता ये है कि हम लोग कितने बीट्स को सुन सकते हैं? 10 बीट्स को। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, बस आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं, शुड बी लेस देन 10। तो ये एक पहला पॉइंट था। अब एक पॉइंट और है, ये लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बीट को सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जो एग्जाम्पल है वो है 2 ट्यूनिंग फॉर्क ले लो, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ठीक है, और एक और ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, तो 2 सोर्स ले लिया S1 S2, इसको हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क होता है जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स के तरह काम आता है, ट्यूनिंग फॉर्क। और ये इसका जो है बच्चों, ये प्रॉन्ग्स है। ये जो देख रहे हो दोनों हैंड की तरह दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रॉन्ग्स, ठीक है। अब मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है F1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है F2, तो ऑटोमेटिकली बीट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई पड़ेगी तुम्हें F1 माइनस F2। ये तो सिंपल हो गया। अब एक चीज समझो, अक्सर ये क्वेश्चन में आएगा आपको, बहुत टाइम पे ये लिखा हुआ रहेगा तुमको कि प्रॉन्ग्स के ऊपर में वैक्स डाल दिया गया, वैक्सिंग की गई। मतलब यहां पे प्रॉन्ग्स के ऊपर 2 टाइप के चीजें लिखी मिलेंगी आपको, वैक्सिंग और दूसरी मिलेगी फाइलिंग। वैक्सिंग और फाइलिंग। तो सुनो, वैक्सिंग करने से वैक्सिंग का मतलब क्या हुआ? तो इसके प्रॉन्ग्स के ऊपर में मोम यानी कि वैक्स डाल देना। तो अगर वैक्स लोड करोगे, लिखा हुआ रहेगा वैक्स लोड कर दिया गया, तो वैक्स लोड करने का मतलब है वैक्स डाल दिया गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स पे क्या डाल दिया गया? वैक्स, तो आपको यह समझना है कि ऐसा करके वहां उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कर दिया है? घटा दिया है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी बच्चों वो घट जाएगी, डिक्रीजेस। आ रही है बात समझ में? और अगर आपने उसको फाइलिंग किया है, ठीक है, फाइलिंग किया है मतलब कि इसका मास को स्लाइटली रिड्यूस कर दिया, उसको खुरेच के या किसी तरीके से उसको हल्का कर दिया, तो जब भी फाइलिंग वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो समझना कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसके ट्यूनिंग फॉर्क की,
वो क्या कर दी गई है, इंक्रीज। ये मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो उस समय आपको याद दिलाऊंगा। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कब, जब वैक्सिंग होगी, सॉरी वैक्सिंग में डिक्रीज और फाइलिंग में इंक्रीज। तो इसको लिख लो ताकि इसको देखना क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहां पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन ये है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है और वो ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है 4 बीट पर सेकेंड। ठीक है, वो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। किसके साथ, विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। तो देखो सीधी सी बात है, आप इस क्वेश्चन में देखो, यहां से आपको समझ में आएगा कि ये वैक्सिंग का क्या मतलब होता है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड, एक दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। फिर कहता है फर्स्ट वन को अब लोड कर दिया गया, किसके साथ, लिटिल वैक्स के साथ। पहली बात सुनो, पहले बात ये सुनो कि पहले एक की फ्रीक्वेंसी तो अपने को पता है कितनी, 256 हर्ट्ज। बीट फ्रीक्वेंसी भी पता है, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई थी पहले, 4 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि अगर आपका ये सोर्स 1 था जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 256 हर्ट्ज दी गई है, ठीक है, कोई भी एक सोर्स की, और बीट फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, सॉरी 4 हर्ट्ज है, तो निश्चित तौर पे दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी अब क्या क्या हो सकती है, या तो 252 हर्ट्ज हो सकती है या 260 हर्ट्ज हो सकती है। बात समझो मेरी, एक की फ्रीक्वेंसी दी गई है, देखो 256, बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 है मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, तो दो ही उपाय हो सकता है, या तो ये 260 हो या 252। 260 में से 256 घटाओ तो 4 आएगा, या 256 में 252 घटाओगे तो भी 4 आएगा। तो अब इन दोनों में कौन आंसर होगा, तो इसके लिए आप इसमें आगे के लाइंस को पढ़ो। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट वन इज नाउ लोडेड। जो आपका पहला है जो जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है उसको लोड कर दिया गया, ठीक है ना। ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका, ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अनदर मतलब दूसरे का दिया हुआ है। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मैं इसी का नाम दूसरा मतलब 2 रख देता हूं और इसको 1 कर देता हूं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वन को लोड किया गया किसके साथ, वैक्स के साथ, और उसके बाद ध्यान देना बीट फ्रीक्वेंसी पाया गया कि बढ़ के 6 हो गया, यानी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, और जबकि आपने वैक्स को लोड किया, तो बीट फ्रीक्वेंसी तो गैप होता है। तो अब सोचो कि अगर आपने पहले फ्रीक्वेंसी को वैक्स लोड किया, अगर हम 260 मान के चलें और उस पर वैक्स डालोगे तो वो 260 से घट के 258 258 हो जाएगा, और तब 258 और 256 का जो गैप होगा वो 4 के बजाय उल्टा घट के 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां गैप बढ़ रहा है, कर रहा गैप हो जा रहा 6। पहले गैप 4 का था, बीट का मतलब गैप, पहले 4 का गैप था, अब 6 का गैप है। तो खुद सोचो कि 260 अगर मान के चलते उस पर वैक्स करते तो घट के 258 होता, तो गैप तो घट जाता ना भाई। इसका मतलब जरूर ये 252 होगा, क्योंकि इसको अगर वैक्स डालेंगे तो 252 से घट के ये 250 हो जाएगा, और तब 250 को 256 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग लगाना था, जिसका मतलब पहले वाले का फ्रीक्वेंसी 252 ही होगा जरूर, क्योंकि वैक्सिंग के बाद बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी f1 डैश हो जाएगी 250, घटेगी जरूर, और तब 250 को 256 के साथ अगर साउंड करवाओगे, मतलब कि इंटरफेरेंस करवाओगे, तो 6 बीट सुनने को मिलेगा। तो ऐसे दिमाग लगाना है, समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं यहां पे लिखा हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी मेक्स 5 beat per second with another tuning fork which can cause closed organ pipe of length 40 centimeter
टू वाइब्रेट इन इट्स फंडामेंटल मोड। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन में आपको ऑर्गन पाइप के भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज व्हेन द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज slightly loaded with wax. Okay, find the original frequency and something. तो चलो देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले यहां पे दो ट्यूनिंग फॉर्क बना लो, ये फर्स्ट। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को नहीं पता, ठीक। ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्यूनिंग फॉर्क के माध्यम से ही एक ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव सेट किया गया। तो स्टैंडिंग वेव जब सेट करोगे इसके माध्यम से, यानी ये सोर्स का काम करेगा, तो जो वेव सेटअप होगा उसका फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और इसमें जो आपका स्टैंडिंग वेव बन रहा है वो फंडामेंटल मोड में, और ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल मोड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो V/4L होता है, और यही F2 की वैल्यू होगी। तो यहां से देखो F2 की वैल्यू अपने को मिल गई, क्योंकि फंडामेंटल मोड में आप जानते हो। अब यहां पे V का वैल्यू दिया हुआ है, तो V की वैल्यू कितनी है 320, तो लिख देंगे 320, उसके बाद 4, और लेंथ भी दिया हुआ होगा, लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, सब मीटर में चल रहा है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये 200 हर्ट्ज। दिस इज 200 हर्ट्ज। देखो ये 160 से 2 टाइम्स कटेगा। अब F2 है 200 हर्ट्ज और F1 कितना होगा। तो पहली बात सुनो, इनिशियली जो वो फर्स्ट वाला था वो सेकेंड वाले के साथ मिलके, सेकेंड वाला मतलब 200 हर्ट्ज के साथ मिलके कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा था 5। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि F1 और F2 मिलके, ठीक है, F2 जो कि कितना है 200, ये दोनों मिलके इनिशियली कितना बीट प्रोड्यूस कर रहे थे 5। तो 5 बीट प्रोड्यूस कर रहे थे। इसका मतलब अगर ये 200 हर्ट्ज है तो ऑटोमेटिकली इसके केस में अब दो ऑप्शन होता है, आइदर ये 205 होगा, आइदर 195 होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का ही सब्ट्रैक्शन जो होगा, इन दोनों में जैसे 205 में से 200 घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा, या 200 में 195 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आएगा। तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होना चाहिए। तब इन दोनों में कौन आंसर होगा ये अगले लैंग्वेज से पता चल जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। फिर बात क्या आ गई, बीट फ्रीक्वेंसी घट जाती है यदि फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क को आपने लोड कर दिया वैक्स के साथ। तो बच्चों अगर इसके ऊपर अब वैक्स डालोगे तो F1 की वैल्यू घटेगी। तो F1 की वैल्यू घटेगी तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों के बीच का डिफरेंस भी घटेगा, यानी बीट फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। तो जरा सोचो, अगर आप 195 मानते हो, अब तब वैक्स डालोगे तो 195 और घट के 193 हो जाएगा। तब 193 और 200 के बीच का गैप घटने के बजाय बढ़ जाएगा और ये गैप 7 का हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गैप घट रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपका 205 होगा, ताकि 205 में से पहले 200 घटाए तो पहले 5 बीट आ रहा था, है ना। और अब अगर इसके ऊपर वैक्स डाल दिए, तो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं एक डाटा, अगर वैक्स डाल दिए तो मान लो ये 203 हो गया होगा, तो 200 घटाए होंगे तो 3 बीट, यानी बीट फ्रीक्वेंसी तब घट गई। तो ऐसे हम लोग सोचेंगे तो आंसर 205 होगा। और इसमें ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद जो डीपीपी आपका आएगा उसमें नेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देंगे, बीट के ऊपर और डॉपलर इफेक्ट्स दोनों के ऊपर। तो अभी तो मैंने बस 2 क्वेश्चन करवाया, लेकिन इसके बाद जो डीपीपी आएगा उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे। आगे चलें तो नेक्स्ट जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है जिसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट ऑन साउंड वेव। हालांकि ये लाइट वेव में भी होता है, लेकिन हम लोग यहां सीख रहे हैं किसके लिए, साउंड वेव के लिए। हमें इसके बारे में ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो डॉपलर इफेक्ट पूछता है बच्चों, किसको लेके, साउंड वेव को लेके।
तो आपने इसका नाम सुना होगा और प्रैक्टिकली आप ये कई जगह आपने फील भी किया है। देखो अब ये क्या है, डॉपलर इफेक्ट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है जो साउंड वेव शो करता है। आपने प्रैक्टिकली फील किया होगा जब कोई कार बहुत दूर से हॉर्न बजाते हुए नजदीक आती है तो उसकी जो आवाज है वो जब आपके तरफ आ रही होती है और आपसे दूर जा रही होती है, वो साउंड की क्वालिटी चेंज हो जाती है। यहां आप कंफ्यूज मत करना, आप ये मत सोचना कि नजदीक आने पे तेज हो जाती है, दूर जाने पे स्लो हो जाती है। मैं इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, आवाज की क्वालिटी ही चेंज हो जाएगी, जो मैं इस वीडियो में आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखाऊंगा। और मैं एक यहां पे उस पूरे प्रोसेस के लिए एक साउंड का क्लिप भी लास्ट में दे दूंगा ताकि आप उसको फील कर सकें। ट्रेन ही जैसे ट्रेन क्रॉस करती है तो एक जब आती है तो उसकी आवाज कुछ अलग होती है और जब आपसे दूर जाती है तो उसकी आवाज बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है इस चीज को हम लोग यहां देखेंगे। तो बच्चों, डॉपलर्स इफेक्ट यानी डॉपलर का जो इफेक्ट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर किसी मीडियम में, ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर, मीडियम में दो चीज होंगे, एक सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा और एक डिटेक्टर या ऑब्जर्वर जो उसको सुन रहा होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन मतलब आइदर ऑब्जर्वर मूव करे या फिर सोर्स मूव करे या फिर दोनों मूव करे, हम लोग हर एक कंडीशन को देखेंगे। तो अगर किसी मीडियम में, जहां मीडियम को हम लोग रेस्ट में मानते हैं, मीडियम मतलब कि हवा वगैरह नहीं चल रही है, कहने का मतलब है सोर्स और डिटेक्टर या ऑब्जर्वर बोल लो, सोर्स यानी जो साउंड पैदा करेगा, ऑब्जर्वर जो सुनेगा, इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो निश्चित तौर पे आपका साउंड की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, जो सोर्स पैदा कर रहा है, उससे अलग हो जाएगा। कहने का मतलब, मान लो एक सोर्स है जो 400 हर्ट्ज का साउंड रिलीज कर रहा है, वो रेस्ट में, मैं भी रेस्ट में हूं, तो वहां से साउंड आया, मेरे कान पे आया, तो 400 का रिलीज किया, मेरे ईयर पे भी कितने का आया, 400 का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सोर्स 400 का रिलीज कर रहा है और मैं एकाएक सोर्स की तरफ मूव करने लगूं, मैं यानी ऑब्जर्वर, तो मुझे अब फ्रीक्वेंसी 400 के अलावे कुछ और सुनाई पड़ेगी। मतलब सुनने वाले पे भी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। या मैं मूव ना करूं बल्कि सोर्स ही मूव करने लगे तो सोर्स के मोशन का असर उसके फ्रीक्वेंसी पे पड़ेगा। अब ये कैसे पड़ेगा, इसी को हम लोग यहां पे देखेंगे, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा उसको मैं प्रूव करूंगा। क्लियर है? तो डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप सीधा बोलना कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन हो रहा हो, रिलेटिव मोशन मतलब दोनों में से कोई एक चल रहा हो या दोनों चल रहे हो, तो उसका असर जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा उस पर असर पड़ेगा, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई पड़ेगी। ठीक है, आखिर ऐसा कैसे होता है, इन्हीं चीजों को हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट में देखेंगे। जनरली जो ज्यादातर क्वेश्चन या ज्यादातर एग्जाम्पल होता है उसमें ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखा जाता है और सोर्स को ही मूव करवाया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में देखो क्या होता है कि हम लोग स्टेशन पे खड़े होते हैं, ट्रेन तेजी से हॉर्न बजाते हुए आती है, चली जाती है, बस भी तेजी से आती है, चली जाती है। तो इसका मतलब है कि अधिकांश केस में यही होता है कि सोर्स जो कि हॉर्न जो बजा रहा वो सोर्स हो गया और सुनने वाले हम लोग ऑब्जर्वर हो गए। तो मैक्सिमम केस में आपका सोर्स ही मूव करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो कहीं पे स्पीकर है, ये तो ट्रेन वाली बात हो गई। अब मान लो कहीं स्पीकर लगा हुआ है और आप बाइक से जा रहे हो, तो स्पीकर में दूर गाना बज रहा है लेकिन आप तेजी से जा रहे हो, मतलब सुनने वाला ही चल रहा है, तो भी फ्रीक्वेंसी उसको अलग सुनाई पड़ेगी। क्लियर है? तो इसी को हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट के बारे में हमने क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि इस केस में देयर विल बी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। याद रखना है, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई भी रिलेटिव मोशन हुआ तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आएगी। अब ये चेंज बढ़ भी सकती है, डिक्रीज्ड भी हो सकती है, या इंक्रीज्ड यानी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। क्लियर? अब हम लोग अलग अलग कंडीशन करके इसको देखेंगे। अब मैं क्या क्या कंडीशन बनाऊंगा, पहले मैं क्या करूंगा कि सोर्स को ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखूंगा, सोर्स को मूव करवाऊंगा।
फिर मैं सोर्स को रेस्ट में रख के ऑब्जर्वर को मूव करवाऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग इन दोनों का कंबाइंड केस देखेंगे जहां दोनों ही मूव कर रहे होंगे, और मैं इसमें ढेर सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले इसको आप लिख लो। तो बच्चों अब सबसे पहले हम लोग केस 1 की बात करते हैं, जहां पे सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट में। ये अपना केस 1 हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, केस 1। इसको केस 1 में लिख लेना। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ऐसे मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दूं, उससे भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आप समझो कि ऐसा हुआ क्यों, ताकि आपको इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बने। सबसे पहली बात, आप किसी भी वेव के लिए क्या इक्वेशन जानते हो, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, है ना, जहां इसको वी डब्ल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि अभी कई चीजों की वेलोसिटी रहेगी, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वी डब्ल्यू नोटेशन रख दिया। वी डब्ल्यू का मतलब हो गया बच्चों वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। ये लैम्डा है वेवलेंथ, दो वेव के बीच का डिस्टेंस, है ना, किसी एक वेव की लंबाई या दो वेव के बीच का डिस्टेंस। और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होती है कि पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ वेव्स भेजे गए, और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इनवर्स के प्रोपोर्शनल होती है। f इक्वल्स टू 1/t या t इक्वल्स टू 1/f। और ये जो टाइम पीरियड है बच्चों, ये टाइम पीरियड क्या है? अब ये टाइम पीरियड जो आपका है, दरअसल ये टाइम पीरियड का मतलब ये हो गया कि ये वो टाइम है जिसके बाद एक वेव भेजा गया, फिर दूसरा वेव भेजा गया, फिर तीसरा वेव भेजा गया। जैसे आप हाथ को झटकते हो, सोर्स मूव कर रहा है, तो एक बार कंप्लीट हुआ तो 1 टाइम पीरियड, फिर दूसरा टाइम पीरियड। तो दो वेव के बीच जो समय अंतराल है, जैसे कोई सोर्स है, अब मान लो कि यहां पे मैं एक नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं। अब जैसे मान लो ये एक सोर्स है, ये सोर्स रेस्ट में, हालांकि हेडिंग हम लोग का मूविंग सोर्स का है, वो भी हम लोग देखेंगे। मान लो ये सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो चारों तरफ वेव फैलेगा। तो इसने इस तरीके से साउंड वेव रिलीज किया स्फेरिकल। तो अभी यहां से एक रिलीज ही किया है, जस्ट ये रिलीज किया है। इसके ठीक पहले वाला जो कुछ देर पहले ही इसने रिलीज किया होगा, तो मान लेते हैं टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, तो एक वेव रिलीज, अभी मान लो कोई वो वेव रिलीज किया है, इसके 2 सेकेंड पहले कोई और वेव इसने रिलीज किया होगा, वो वेव यहां पहुंच चुका है। इस वेव के 2 सेकेंड पहले कोई और वेव रिलीज किया होगा, उसके 2 सेकेंड पहले और कोई वेव। तो इस तरीके से बच्चों जो वेव है आपका, वो लगातार रिलीज करता जा रहा है। आ रही है बात समझ में? और किसी भी दो वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपका है लैम्डा। दिस इज लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा। और मान लो यहां पे ऑब्जर्वर है, तो अगर यहां से 2-2 सेकंड पे रिलीज हो रहा है, तो आपके ईयर के पास भी वो 2-2 सेकंड के अंतर, क्योंकि अगर मान लो इस वेव से ये वेव निकला 2 सेकंड पहले, फिर 2 सेकंड पहले ये, तो अगर कोई आदमी किसी पॉइंट पे खड़ा हो जाए, तो एक वेव को रिसीव करने के बाद दूसरे वेव को रिसीव करने के लिए उसको आपको कितना टाइम लगेगा, वही टाइम पीरियड लगेगा। जैसे कि देख लो, ये डिस्टेंस है लैम्डा, अभी हम टाइम भी निकाल देते हैं। मान लो ये डिस्टेंस है लैम्डा और ये वेव मूव करता है वी डब्ल्यू से, तो इस वेव को रिसीव करने के बाद दूसरा वेव कितने देर में रिसीव करेगा, तो उस टाइम को अगर निकालना चाहोगे तो t इक्वल्स टू क्या होगा, t इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज लैम्डा और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी दैट इज वी डब्ल्यू। ओके, अब तुमको याद होगा बच्चों कि ये जो आपका है, इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं t लैम्डा बाय वी डब्ल्यू को। तो लैम्डा बाय, इसको सीधी सी बात है, आप एक काम करो, हाँ, अगर लैम्डा को इधर भेज दें तो वी डब्ल्यू बाई लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी, तो उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये 1 बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। और 1 बाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड हो गया। तो जिस टाइम पीरियड के साथ यहां से निकल रहा है, या यूं कहो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ यहां निकल रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ इसके ईयर पे भी आ रहा है। और हर एक वेव के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के बराबर है,
और लैम्डा इक्वल्स टू तुम चाहो तो लिख, अच्छा लैम्डा इक्वल्स टू और क्या लिख सकते हो, तो मान लो स्मॉल टी का वैल्यू तो कैपिटल टी के बराबर आ गया, तो अगर इस तरीके से हम यहाँ पे लिखें तो t इक्वल्स टू लैम्डा बाई वी डब्ल्यू, तो इसका मतलब है कि लैम्डा बराबर हो गया वी डब्ल्यू इंटू टी। ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी की जगह 1/t करेंगे तो लैम्डा होती है वेव की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। तो सब कुछ यहाँ सेट है, जिस हिसाब से वेव रिलीज हो रहा है उसी हिसाब से तुम उसको सुन रहे हो, ठीक। लेकिन यही मामला गड़बड़ कब हो जाएगा, जब ये सोर्स मूव करने लगेगा, तो ये वेवलेंथ ही चेंज हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ चेंज हो गया बच्चों, तो वेवलेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेव की जो वेलोसिटी है वो तो मीडियम में वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि साउंड की वेलोसिटी को जिस रफ्तार से चलनी है वो तो चलेगा ही चलेगा, तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। अगर लैम्डा बदला तो टाइम पीरियड बदल जाएगा, और टाइम पीरियड बदलने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो इस डायग्राम को भी बना लो। अब हम लोग एक्चुअल वो मूव करने वाले डायग्राम को बनाते हैं। लिख लिया आपने, चलो अब देखो बच्चों, अब हम लोग उतना लंबा डायग्राम नहीं बनाएंगे। मान लो कि एक सोर्स है, ठीक है। अब ये सोर्स जो है ये मूविंग है, ये सोर्स मूविंग है, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड, इसका एक्चुअल टाइम पीरियड t है, फ्रीक्वेंसी f है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अब इसने एक वेव रिलीज किया, मान लेते हैं, तो जो वेव रिलीज किया इसने, मान लो जो वेव रिलीज किया, यहां पे ये रिलीज हुआ, ये वेव रिलीज हुआ, छोटा सा वेव रिलीज हुआ, तो वेव जो है, वेव रिलीज होते के साथ वेव की वेलोसिटी होगी वी डब्ल्यू, ओके। और जो सोर्स है बच्चों, ये सोर्स रेस्ट में नहीं है, क्योंकि एक वेव रिलीज होने के बाद वेव आगे बढ़ता और कितने देर तक वो बढ़ता चला जाता है, और उसके बाद फिर टी टाइम के बाद ये दूसरा वेव जनरेट करता। लेकिन ये दूसरा वेव जनरेट करने के लिए ये यहीं बैठा हुआ नहीं है, बल्कि ये भी आगे मूव कर रहा है वीएस के रफ्तार से। तो मान लो टी टाइम में, क्योंकि टी टाइम के बाद ये दूसरा वेव रिलीज करेगा, तो टी टाइम में ये वेव यहां पहुंच गया, ये वेव यहां पहुंच गया, ठीक, ये वेव चल के यहां पहुंच गया, और टी टाइम में ये भी आगे पहुंचेगा, सोर्स भी यहां चल के पहुंच गया। तो अब बताओ कि अब जब सोर्स यहां पहुंच गया, और सोर्स यहां जब पहुंच गया, और कितना टाइम खर्च हो चुका है, टी टाइम, कैपिटल टी टाइम। तो अब ये जो वेव रिलीज करेगा, अब ये जो वेव रिलीज करेगा, तो इन दोनों वेव के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों वेव का जो डिस्टेंस होगा, उसमें से ये डिस्टेंस, यानी सोर्स जो मूव करके यहां पहुंच गया है, इसको तो घटाना पड़ेगा, अदरवाइज सोर्स को यही रहना था। तब ये जो डिस्टेंस होती, ये होती पहले वाली लैम्डा, ठीक। लेकिन चूंकि सोर्स यहां उठ के पहुंच गया है, तो अब ये हो जाएगी लैम्डा डैश, क्योंकि अब दोनों वेव के बीच का डिस्टेंस आपका लैम्डा डैश है। अगर ये यहीं रहता और यहीं से रिलीज होता, ठीक है, अगर ये मूव ही नहीं करता जो कि पहले हो रहा था, तो हर एक वेव के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता। और लैम्डा की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू होती, सीधी सी बात है, वेव की वेलोसिटी इनटू ओरिजिनल टाइम पीरियड, क्योंकि एक टाइम पीरियड तक ये जब चलता तब यहां दूसरा वेव रिलीज होता। लेकिन उस टाइम पीरियड, वो टाइम तो उतना ही खर्च हुआ इसको यहां आने में, लेकिन तब तक सोर्स भी यहां पहुंच गया। तो इन दोनों वेव के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी लैम्डा डैश जो हो जाएगा, वो लैम्डा माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी, क्योंकि जितना देर में ये यहां पहुंचा है उतना देर में सोर्स भी यहां पहुंच गया, तो अब दोनों वेव के बीच का यही गैप हो गया। लैम्डा की जगह तुम लिख दो भले ही वी डब्ल्यू इंटू टी, और यहां लिख दोगे वी एस इंटू टी इक्वल्स टू लैम्डा डैश। इस तरीके से आपका देखो वेवलेंथ चेंज हो गया। अगर वेवलेंथ चेंज हो गया तो स्वाभाविक सी बात है फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, क्योंकि आपका वेवलेंथ इक्वल्स टू आप लिख सकते हो वेव की वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज वी डब्ल्यू अपॉन एफ डैश, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी, ठीक। इसी तरीके से यहां पे क्या करो, यहां पे टी कॉमन ले लो, तो वी डब्ल्यू माइनस वी एस, यानी सोर्स की वेलोसिटी, आई इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो
तो यहां पे हम लोग चाहें तो अगले इक्वेशन में लिख देंगे वी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डैश इक्वल्स टू वी डब्ल्यू माइनस वी एस इंटू 1/f। अब एक काम करो, दोनों तरफ रिवर्स कर दो। तो दोनों तरफ रिवर्स करोगे, इसको थोड़ा छोटा कर दें हम लोग, दोनों तरफ रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश अपॉन वी डब्ल्यू, ठीक है, और यहां हो जाएगा एफ अपॉन वी डब्ल्यू माइनस वी एस। तो बच्चों फाइनली इक्वेशन जो अपना निकल के आएगा, पहले इसको राइट डाउन करो फटाफट, जल्दी से लिखो। लिख लिया आपने? चलो अब देखो फाइनली जो इक्वेशन आएगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू माइनस वी एस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो यहां पे, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग एपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, है ना, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी उसको फील होगा, किसको? ऑब्जर्वर को। ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी सोर्स का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और VW जो है, VW है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड या वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और VS है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो तुम देख सकते हो बच्चों कि अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर रेस्ट में, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, तो आप देख सकते हो कि एफ डैश जो है वो ग्रेटर होगा एफ से। कोई ग्रेटर कैसे होगा? तो देखो ये एफ है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड वी डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू माइनस समथिंग, तो ये निश्चित तौर पे मोर देन 1 होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए ये वी डब्ल्यू मान लो 10 है और इसको मान लो 10, ये भी 10 ही है, और इसको मान लो 2, तो 10/10 माइनस 2, तो 10/8, 10/8 5/4, तो मोर देन 1 हुआ कि नहीं हुआ? और मोर देन 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बड़ा ही निकल के आएगा। तो बच्चों यहां से हमने ये देखा कि अगर हमारा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो आपको फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो बढ़ी हुई मिलेगी। और कहोगे कि सर अगर दूर जा रहा होगा, तो अब इसी में हम लोग एकदम आराम से जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे। जैसे देखो अगर ये सोर्स इसकी तरफ जाने के बजाय उल्टा चला जाता तो लैम्डा में यही डिस्टेंस हम लोग क्या कर देते? ऐड। तो जहां जहां तुम माइनस देख रहे हो वहां वहां प्लस। तो सीधी सी बात है कि इसी केस में इसको पहले आप लिख लो, इसको पहले आप लिख लो, फिर मैं इसको अच्छे से समराइज कर देता हूं। लिख लिया आपने? चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे अगर सोर्स, मैं 2 डायग्राम बनाता हूं, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए इसी लाइन के लॉन्ग, उसी लाइन के लॉन्ग, और दूसरा हो गया कि सोर्स अगर दूर जा रहा हो, किससे? ऑब्जर्वर से, यहां VS से, यहां भी VS से, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई पड़ेगी VW अपॉन VW माइनस VS इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और इस केस में जो पता चलेगा बच्चों, जब वो दूर जा रहा है, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक। इस केस में वो जो जा रहा होगा बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा VW, ठीक है, अपॉन VW माइनस की जगह प्लस कर दोगे इंटू F, ठीक। अब एक और केस बना देते हैं। अगर मान लो कि वो किसी एंगल पे जा रहा है, मान लो ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर है, और ये एंगल है थीटा, ये थीटा एंगल पे जा रहा है, कौन? VS। मतलब जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, देखो इसकी इस लाइन के लॉन्ग गया, इस लाइन के अपोजिट गया, अब ये लाइन से कुछ एंगल बनाएगा, तो उस केस में हम लोग इसका सिर्फ एक कंपोनेंट लेंगे जो इस लाइन के लॉन्ग आएगा, दैट इज VS cos थीटा। तो जो फॉर्मूला आप यूज करोगे उस केस में सब कुछ वैसे ही रहने दो, VW नीचे में VW, और चूंकि इसके अलोंग तोड़ रहे हैं तो दैट इज VS cos थीटा, है ना।
तो आपको समझ में आया ना, ये भी ये कॉम्पिटिशन में आपसे पूछ सकता है। अगर ये 90 पे जा रहा होगा तो इसके चलने से फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि 90 रखोगे cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों अगर किसी एंगल पे, तो ये ए बी सी 3 कंडीशन अगर याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। किस केस में? जब ऑब्जर्वर रेस्ट में हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ऑब्जर्वर रेस्ट में एंड सोर्स इज मूविंग। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो बच्चों अब बात करते हैं कि सोर्स आपका रेस्ट में है और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा? तो पहले देखो, मैं एक नॉर्मल केस आपको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये सोर्स रहा, ये ऑब्जर्वर रहा, ये भी रेस्ट में, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में। ठीक है, अब जब इससे वेव चलता है तो आप जानते ही हो वेव इक्वली डिस्टेंट रहेगा। सबके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लैम्डा के बराबर। ठीक है, और मान लो कि अभी ये एक वेव इसने सुना यहां पे। अब हर एक वेव के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। तो एक वेव सुनने के बाद जो दूसरा वेव इसके पास पहुंचेगा वो कितने देर में ये सुनेगा? तो सुनो, देखो ये लैम्डा है और लैम्डा इक्वल्स टू होता है बच्चों, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या? तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा वी डब्ल्यू, है ना, वी डब्ल्यू अपॉन एफ, क्योंकि वेव की वेलोसिटी होती है एफ लैम्डा। तो लैम्डा ये डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो इस लैम्डा डिस्टेंस को कवर करने में वेव को कितना टाइम लगेगा? तो बहुत सिंपल है। तो आप देखो हर एक वेव के बीच मान लो जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है और टाइम के हिसाब से इंटरवल कितना है? एक टाइम पीरियड। तो हर टी समय के बाद इसको एक वेव इसके ईयर के पास पहुंचता रहेगा। तो जो एक्चुअल में यहां से वेव रिलीज होगी उसी सीक्वेंस में वेव इसके पास पहुंचेगी। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर एकाएक मूव करने लगे सोर्स की तरफ मूव करने लगे, तो ये वेव का इंतजार नहीं कर रहा है, ये वेव का वेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये दौड़ दौड़ के ही वेव को सुन रहा है। तो इसका मतलब है जब जैसे मान लो इस वेव को इसने सुना और ये वेव को आने के लिए अब ये वेट यहां पे नहीं कर रहा है, जितना देर में वेव आगे बढ़ रहा है ये भी इधर चल रहा है। तो इस लैम्डा दूरी को ये दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं और वो कितने देर में कवर कर लेंगे? तो चूंकि अपोजिट वेलोसिटी है तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। बात समझ रहे हो ना? जैसे देखो इस वेव को सुनने के बाद ये इंतजार नहीं किया बल्कि इधर मूव करने लगा, तो ये जो गैप है बीच का गैप उसको कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो दैट डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, चूंकि सेम ये इधर आ रहा है ये इधर, तो अपोजिट में जानते ही हो ऐड हो जाता है। तो जो टाइम यानी वेव वेलोसिटी जब अपोजिट होती है, यानी वेलोसिटी जब अपोजिट होती है तो रिलेटिव में वो आपका ऐड हो जाता है। तो टाइम कितना लगेगा इसको यहां तक आने में? तो टी डैश टाइम लगेगा, और ये टी डैश ही इसके लिए टाइम पीरियड हुआ, क्योंकि इसके सुनने के बाद दूसरा सुनने में इसको इतना टाइम लगेगा। और हमें अब यहां पे ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग यहां पे चाहें तो टी डैश को लिख सकते हैं 1/f डैश और लैम्डा की जगह लिख सकते हैं VW अपॉन एफ, है ना, VW अपॉन एफ लैम्डा की जगह, और ये VW प्लस VO है, रिवर्स कर दोगे तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू VW प्लस VO अपॉन VW। मैं भी ढंग से लिखूंगा, पहले आपको मैंने एक हिंट दिया कि क्या हो क्या रहा है। आ रही है बात समझ में? अगर ये इसके तरफ आने के बजाय उल्टा इससे दूर ही भागने लगता तो सेम डायरेक्शन में जाने पे आपका रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते, यहां माइनस लिख देते। क्लियर है? तो मैं इसको फेयर करता हूं। तो बच्चों यहां पे देखो हमने इस एक्चुअल चीज को लिख दिया है, ये अपना सोर्स है और ये अपना ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है V0 वेलोसिटी से सोर्स की तरफ आ रहा है और वेव सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो लैम्डा ही है। अब इस बार लैम्डा नहीं चेंज हो रहा है, लैम्डा नहीं चेंज हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर ही आगे बढ़ रहा है। तो ऑब्जर्वर अगर चुपचाप बैठा रहता तो इस वेव के बाद दूसरे वेव को आने में आपको जो टाइम लगता वो कैपिटल टी लगता, जो एक्चुअल ओरिजिनल आपका टाइम पीरियड है। लेकिन ये उतना देर वेट नहीं किया क्योंकि टी होता है 1/f, तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी f होती अगर ये रेस्ट में होता है। लेकिन ये पहले ही जाके इनके बीच जल्दी जल्दी सुनना चाह रहा है, तो जो टाइम गैप है
यानी डिस्टेंस जो है उसके उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए t के बजाय अगर VW से जाता तो इसको t टाइम लगता, लेकिन क्या हुआ कि ये खुद मूव करने लगा तो उस डिस्टेंस को इस रिलेटिव वेलोसिटी से कवर किया जाएगा, अपोजिट है इसलिए वहां पे ऐड हो गया है। ठीक है, फिर लैम्डा जो ये है ओरिजिनल लैम्डा है जिसके जगह हम लोग लिख सकते हैं VW/f और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे टी डैश जो है, अब इसको सोच लो कि सबके बीच जो टाइम एक्चुअल टाइम था वो t था, लेकिन ये टी डैश टाइम में ही सुन लेगा तो इसके लिए टाइम पीरियड हो गया टी डैश ऑब्जर्वर के लिए। तो टी डैश की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/f डैश, जहां f डैश जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। और रिवर्स कर दिए बच्चों तो यहां पे देखो, यहां पे आ गया आपका f डैश जो है ये आपका एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, f क्या है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और बाकी फॉर्मूला तो बीच में देख ही रहे हो। ठीक है ना, तो सोर्स वाले में हम लोग नीचे में ऐड करते थे, जोड़ते थे, यहां पे ऊपर। मैं एक साथ ही सबको लिख के भी दिखाता हूं, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया आपने। अब इसको मैं देखो, मैं फॉर्मूला को एक बार फिर से लिख दूं डायग्राम बना के। तो यहां पे मान लो ये सोर्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर अगर इसकी तरफ आ रहा है ना VO से, तो जो फ्रीक्वेंसी देखेगा वो होगा VW वेव की वेलोसिटी प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस, याद रखेंगे कैसे प्लस आया वो मैंने आपको बताया, अपॉन VW इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और अगर मान लो सोर्स ये A में हो गया और B में हो गया कि अगर ऑब्जर्वर आपका इससे दूर जा रहा है ना, तो उस केस में जो f डैश होगा वो होगा VW, ठीक है, माइनस VO अपॉन VW, माइनस किया हमने इंटू f। क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो ये आपका यहां पे आ गया, इसको लिख लो। चलो अब फाइनल फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग। मान लो कि अगर दोनों ही मूव कर रहे हो, है ना, इफ बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग, ये दोनों ही मूव कर रहे हो, ये दोनों ही मूव कर रहे हो। तो अगर ये दोनों ही मूव कर रहे होंगे तब क्या होगा बच्चों? तो अगर ये दोनों ही मूव कर रहे होंगे तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अब आप देखते जाओ, आपको फॉर्मूला याद रखना है इस केस में, जब दोनों मूव कर रहे होंगे तो f डैश इक्वल्स टू VW प्लस माइनस VO अपॉन VW प्लस माइनस VS इंटू f। अब प्लस माइनस करने का मतलब वो अलग अलग कंडीशन, तो देखो मैं कई सारा कंडीशन बना देता हूं। आप बस एक बात याद रखना, जैसे मान लो अगर दोनों के मूव करने की बात करें, दोनों, अब ये इक्वेशन में सब कुछ आ गया। जैसे कि मान लो ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है तो इसके जगह 0 कर दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा VW अपॉन VW प्लस माइनस VS, है ना। तो जैसे मान लो सब कंडीशन में बताते चला जा रहा हूं, एक एक करके ABCD की बजाय 1 2 3 कर देता हूं। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं। सीधी सी बात है कि ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। अगर सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर ही मूव, इधर ही ऑब्जर्वर को रख लेते हैं, ऑब्जर्वर ही मूव कर रहा है। और किधर मूव कर रहा है? सोर्स की तरफ, और सोर्स आपका रेस्ट में। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा, तो देखो ये डिस्टेंस घटाने वाला है, तो जब भी ये इसके तरफ जाएगा तो उस केस में हम लोग प्लस लिखेंगे। तो f डैश हो जाएगा VW प्लस VO अपॉन VW इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और जब ये इससे दूर जाएगा यानी डिस्टेंस बढ़ाने वाला होगा तो आपको माइनस कर देना है, सोर्स नहीं चल रहा है अभी। ये हो गया आपका f डैश इक्वल्स टू VW माइनस VO अपॉन VW इंटू f। ये तो इसका हो गया। अब मान लो थर्ड में ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें हम लोग
इसको 0 कर देंगे और नीचे आ जाएंगे। अब नीचे में प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आपको ये कैसे याद रखना है कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर के तरफ आता है, ऑब्जर्वर से डिस्टेंस घटाना चाहता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए डिनोमिनेटर को कम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कम होने के लिए आप माइनस ही दोगे। तो एफ डैश इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, ऊपर में तो कुछ रहेगा नहीं, इस बार 0 रहेगा क्योंकि ये रेस्ट में है, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू माइनस वी एस माइनस वी एस, ठीक है, और इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये सब हमने लिख रखा है, जल्दी से लिख लो, आगे बढ़े। चलो अब 3 के बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ में भी वही रहेगा। फोर्थ में क्या होगा, ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखो और सोर्स को दूर ले जाओ, सोर्स को दूर ले जाओ, ठीक है। अब दूर ले जाओगे तो दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो फ्रीक्वेंसी घटने के लिए डिनोमिनेटर में प्लस कर दो, बढ़ा दो उसको, तो वी डब्ल्यू प्लस वी एस। किसी तरीके से आपको ये याद तो रखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये तो एक एक ये तो हमने कर रखा है, अब दोनों मूव करवाएंगे तो क्या करेंगे। अब देखो फिफ्थ में ये इंटरेस्टिंग है, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भी जा रहा है सोर्स की तरफ और सोर्स भी इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, सोर्स भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है बच्चों, इस केस में वी डब्ल्यू, अब खुद सोचो, जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाता है तो दूरी घटाता है, तो दूरी घटाता है मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये सुनना चाहता है। तो चूंकि ये ऊपर में है तो ऊपर में ज्यादा फ्रीक्वेंसी करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ने की बात होगी तो आपको प्लस करेंगे, तो यहां लिख देंगे वीओ और नीचे में लिख देंगे वी डब्ल्यू, और ये भी चाहता है कि उसके पास जाए। तो देखो कभी भी ऐसा कोई मोशन जो दोनों को करीब लाए तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाली बात रखोगे याद, तो सीधी सी बात है, जो न्यूमरेटर में है वो तभी बढ़ाएगा जब वो प्लस रहेगा, और जो डिनोमिनेटर में वो तभी बढ़ाएगा जब वो माइनस रहेगा। तो एक ट्रिक है, आप ट्रिक ये याद कर लो कि जब कभी भी इनके बीच की दूरी घटेगी चाहे किसी के मूव करने से, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से आप प्लस माइनस डिसाइड कर लोगे। तो सीधी सी बात है, यहां भी लिखोगे वी डब्ल्यू माइनस वी एस, क्योंकि दोनों ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लो, इन सभी फॉर्मूला को एक जगह लिख के याद रखना। उसके बाद आते हैं 6 में। अब मान लो एक कंडीशन ऐसा कि ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है, सोर्स इधर मूव कर, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से। अब इस केस में क्या होगा, तो बच्चों देखो ये इसके नजदीक जाना चाह रहा है, तो ये तो चाहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ावे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ावें, और चूंकि इसकी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी न्यूमरेटर में होती है तो बढ़ाने वाली बात है तो प्लस लिख देंगे, और ये डिनोमिनेटर में, और ये इससे दूर भागना चाह रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी घटाना चाहता है। तो डिनोमिनेटर में कैसे, डिनोमिनेटर में क्या करोगे तो घटाओगे, तो डिनोमिनेटर में अगर तुम प्लस रहोगे, डिनोमिनेटर में अगर तुम प्लस रहोगे तब तुम घटा पाओगे। तो नीचे में वी डब्ल्यू प्लस वी एस कर दो इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। क्लियर, आ रही है बात समझ में। ऊपर प्लस क्यों, क्योंकि इस नजदीक जाना चाहता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है, सीधी बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ये दूर भागना चाहता है, ये फ्रीक्वेंसी घटाना चाहता है, और चूंकि डिनोमिनेटर में इसलिए प्लस में रहेगा। इसका मैं एक और कंडीशन करता हूं, जल्दी लिखो, इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। अगर मान लो कि ऑब्जर्वर इधर जा रहा है और सोर्स इधर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में देखो क्या होगा। इस केस में सोर्स दूर भागना चाह रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी घटाएगा, तो फ्रीक्वेंसी घटाएगा और ये न्यूमरेटर में है तो माइनस हो जाएगा, और ये सोर्स जो ऑब्जर्वर दूर जाना चाह रहा है, सोर्स उसके नजदीक जाना चाह रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है, और चूंकि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो माइनस, वो भी माइनस रहेगा, तब जाके ये आपका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। तो ऊपर वाला ऑब्जर्वर घटाना चाहता है, सोर्स बढ़ाना चाहता है। अब आपको कुछ आइडिया तो लग गया होगा, क्लियर है। एक और केस देखते हैं। अब अगर मान लो 8th में कि ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा सोर्स, ऑब्जेक्ट इधर दूर भाग रहा है और ये भी दूर भाग रहा है, दोनों दूर भाग रहे हैं, यानी दोनों ही फ्रीक्वेंसी घटाना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, इस केस में दोनों ही घटाना चाहते हैं, तो ऑब्जर्वर चूंकि हमेशा न्यूमरेटर में होता है तो वो कैसे घटाएगा,
तो वो माइनस करके घटाएगा, और ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ये कैसे घटाएगा, तो ये प्लस करके घटाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां से आपको अंदाजा लग गया कि कितना फॉर्मूला और कैसे कैसे फॉर्मूला को यहां पे यूज करना है। अब बच्चों देखो, एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको इस बात को दिखाता हूं। जैसे देखो यहां पे ये कार के अंदर एक हॉर्न लगा हुआ है जिससे वेव रिलीज हो रही है ना, और ये अपना ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो तुम देखो जो ऑब्जर्वर की तरफ जो वेव आ रहा है, जिधर सोर्स मूव कर रहा है इधर, तो इधर की वेव्स क्लोज हो गई, सबका लैम्डा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और इधर वाले का लैम्डा बढ़ा है। तो कोई ऑब्जर्वर जो सोर्स, एक ऑब्जर्वर इधर है और मान लो एक ऑब्जर्वर इधर है, तो जो इधर वाला ऑब्जर्वर होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, और इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना, सॉरी घट जाएगी। इधर वाले के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लैम्डा घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, v बराबर एफ लैम्डा, v तो कांस्टेंट है। और इधर वाले के लिए क्या होगा कि लैम्डा बढ़ गया है, फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो इस एनिमेशन से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि आखिर डॉपलर्स इफेक्ट क्यों आता है। ठीक है, ओके। देखो पीछे वाले को देखो आप, इसके लिए बढ़ गया लैम्डा, है ना। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हो कि मैंने यहां पे कैसे आपको दिखाया है। और इसके बाद मैं आपको इसका एक साउंड इफेक्ट भी बताता हूं। साउंड इफेक्ट आप सुनोगे इसको तो समझोगे। तो बच्चों जैसा कि आपने इन दोनों साउंड में फर्क देखा होगा कि जब वेव आता है तब की आवाज़ और वेव जाने की बाद की आवाज़। चाहे ये कार वाले में भी आपने सुना होगा कि जब वो आपके नज़दीक, लाउडनेस से मेरा मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी के चेंज से मतलब है। ठीक है, तो ये आप लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके।